हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, अ लॉस्ट मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें केवल एक ही क्लोज दिया गया हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे होते हैं जिसमें एक मेन क्लोज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, और एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट क्लोज जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। ये दोनों होने चाहिए। तो अगर हम देखें ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, अ मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें अ मोमेंट विच इज़ लॉस्ट, इतना जो पार्ट है अ मोमेंट विच इज़ लॉस्ट, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, और ये डिपेंड है दूसरे वाले क्लोज पे जिसको हम मेन क्लोज भी बोलते हैं, इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ये इस सेंटेंस में एक मेन क्लोज है, और जिसको कंबाइन करने के लिए हमने एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन विच का यूज़ किया है। तो ये वाला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक ट्रिक ये भी है कि जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज की जाती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और जहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज की जाती है उसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिस ट्रिक का नाम है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़, अगर हम इस ट्रिक को देखें तो इसमें एफ स्टैंड करता है कंजंक्शन फॉर के लिए, ए स्टैंड करता है कंजंक्शन एंड के लिए, एन स्टैंड करता है कंजंक्शन नोर के लिए, बी फोर यहाँ पर बन जाता है बट, ओ से बनता है और, वाई से यट, एंड एस से सो। अगर ये कोई भी कंजंक्शन आपको दिखाई दे तो ये सारी की सारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इनसे हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कंपाउंड कोई सेंटेंस हो तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलती है। फैन बॉयज़ वाला जो ट्रिक बताइए उसमें सेकंड नंबर पर ए से बन रहा था हमारे पास एंड, और अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में कंजंक्शन एंड का यूज किया गया है, तो डायरेक्टली हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और किसी ऑप्शन की तरफ हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, select the correct conjunction for the blanks, we will come dash it rains dash not। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 को तो इसमें वेदर एंड और का यूज किया गया है, और वेदर और का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास एक चॉइस या एक पॉसिबिलिटी हो और उसके लिए दो अल्टरनेटिव हो। हमारे यहाँ पर दो अल्टरनेटिव है, फर्स्ट अल्टरनेटिव है इट रेन्स और सेकंड अल्टरनेटिव है नोट, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, अ वर्ड स्पेल्ड और प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग। सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है एंटोनिम। अगर हम बात करें वर्ड निम की तो निम का मीनिंग होता है नेम, और अगर इसके सामने लगा है एंटो, एंटो मीन्स, एंटो जो वर्ड है ये एंटी से लिया गया है, एंटी मीन्स अपोजिट। सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है होमोनिम। होमोनिम वे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर बात करें हम थर्ड ऑप्शन की सिनोनिम्स, सिनोनिम बना है वर्ड सिनो जिसका मतलब होता है सेम, एंड नेम मीन्स नेम, तो ये जिनका मीनिंग भी सेम होता है उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास
सुडोनिम। सुडोनिम 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 में सुडो हम बोलते हैं फेक चीज़ को और निम हम बोलते हैं नाम को। तो सुडोनिम वे नेम्स होते हैं जो फेक नेम हो या जिनको हम निक नेम भी बोलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें नरेशन चेंज करनी है। एक सेंटेंस हमारे सामने गिवन है, सेंटेंस दिया गया है, इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर सेड द लैंडलॉर्ड। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे सामने रिपोर्टेड वर्ब में यूज किया गया है सेड। अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेड का यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वांट दिया गया है, वांट को हम चेंज करेंगे वांटेड में, प्रेजेंट को चेंज करेंगे हम पास्ट में, और फिर हमारे पास दिया गया है यू विल हैव टू। तो विल हैव टू हमको दिया गया है, विल हैव टू को हम चेंज करेंगे इसके पास्ट में, इसका पास्ट होगा वुड हैव टू, वुड हैव टू। तो देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलता है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांट्स टू स्मोक ही विल हैव टू गो। यहाँ पे एज इट इज़ ही विल दिया गया है, इसको चेंज नहीं किया गया है, और वांट को वांट्स में चेंज किया गया है, यानी कि इन दोनों को ही पास्ट में चेंज नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर। इसमें दोनों चीज़ों को चेंज किया गया है पास्ट में, तो यही इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में ही वुड वांट टू, ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर, इसमें वुड वांट दिया गया है, यहाँ पे वुड का कोई काम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में द लैंडलॉर्ड सेज, यहाँ पर सेज दिया गया है। अगर हम वैसे देखें तो ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था द लैंडलॉर्ड सेड दैट if he wanted to smoke he would have to go upstairs। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था, क्योंकि हम सेड को टोल्ड में जब तक चेंज नहीं करते, पास कोई लिसनर हमारे पास ना हो। लेकिन अगर बात करें चार ऑप्शन की, तो इनमें ये सबसे अप्रोप्रिएट है, इसलिए हम इस सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 51। फिर से हमें एक रिपोर्टेड स्पीच से एक क्वेश्चन दिया गया है। हर एक एचटेट में रिपोर्टेड स्पीच वाले इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से ज़रूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है। तो हाँ, ये रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड दिया गया है, पास्ट में है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने 2 पार्ट्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच दी गई है। फर्स्ट वाली रिपोर्टेड स्पीच है वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, और सेकंड है इट इज़ लेट अगेन। जो पहले वाला पार्ट है ये हमें दिया गया है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस में, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और जो दूसरे वाला पार्ट है इट्स लेट अगेन, इसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन स्टिक बैठ रहा है। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, द चिल्ड्रन टोल्ड, तो टोल्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी यहाँ पर लिसनर हमारे पास नहीं है। अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की, द चिल्ड्रन सेड, सेड के बाद जब हम यहाँ से कोमा हटाएंगे तो उसके लिए हमें एक कंजंक्शन दैट का यूज करना चाहिए था, लेकिन सेकंड ऑप्शन में दैट का यूज़ नहीं किया गया है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर। देखिए यहाँ पर दे आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसको जब हम चेंज करेंगे तो यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस का, जो कि थर्ड ऑप्शन में सही दिया गया है। देखते हैं अगले पार्ट को, फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। इसमें देखिए इट इज़ यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया था, और यहाँ पर चेंज करते टाइम हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना होता है, जो कि करेक्ट यूज किया गया है। और ये जो दो रिपोर्टेड स्पीच हमारे सामने थी दो पार्ट्स में, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन एंड का यूज किया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। फिर से हमारे सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से लिया गया है। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास विल सेल, जब एक्टिव वॉइस में विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होती है तो उसको पैसिव में चेंज करते टाइम हमें चाहिए विल सेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में बनता है। के बाद अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो स्ट्रक्चर मैच करते हैं कहाँ पर मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। जैसे कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो था वो वी था, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास था, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए हम यूज़ करते हैं सेल का। लेकिन अब हमारे सामने जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम वो है द क्वेश्चन, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे सामने है, और जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम यूज करेंगे विल का। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, विल का यूज किया गया है, बी का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है टुमारो इन द मीटिंग, यानी कि बिल्कुल स्टिक ऑप्शन बैठ रहा है ये, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। तो अगर हम बात करें तो टेल के बाद प्रेपोजिशन टू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टेल के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया गया है। टेल जो होता है वो जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हमें प्रेपोजिशन टू की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक नॉन लिविंग थिंग होगी, और जब भी हमारे सामने कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक लिविंग थिंग होती है, कोई भी लिविंग चीज़ होती है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, सिलेक्ट द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक, दे लिव डैश द सेम रूफ। चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। इन, वो रूफ के अंदर तो नहीं रह सकते, बिफोर रूम, रूफ के सामने भी नहीं रह सकते, रूफ के बाद भी नहीं रह सकते, रूफ के नीचे वो रहते होंगे। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब दी गई है, आई कैनॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन, सी प्ले द सितार सिंस 6 o'clock this morning, he just stopped।
तो अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में हम अगर देखें तो टाइम रेफरेंस के लिए सिंस का यूज किया गया है और सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सिंगुलर है। तो ऑप्शंस में से अगर हम बात करें, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, हैज़ बीन प्लेइंग, यानी कि करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, ही जस्ट स्टॉप, तो इसके लिए हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए करते हैं जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हो, जो अभी अभी कंप्लीट हुए हो। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया गया है और सेकंड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का करेक्ट यूज किया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्यू एंड गोट प्रमोशन। एक इडियम हमारे सामने दिया गया है, जम्प्ड द क्यू। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, रिप्लेसिंग समथिंग, रिप्लेस करना तो नहीं होता। होपिंग मीन्स जंपिंग करना, टू जंप। थर्ड ऑप्शन, ब्लेम समबडी, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, अपनी टर्न से पहले कुछ पा लेना, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग डैश 100 pieces। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 2, इनटू, तो preposition इनटू का यूज किया जाता है किसी मोमेंट या किसी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। इस ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास जो जग है उसका टूटने के बाद एक 100 पीसेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो इसलिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन इनटू का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, सीइंग इज बिलीविंग। अगर हम बात करें वर्ड सीइंग की, तो सी प्लस ING से मिलकर बना है, जो कि एक इन्फिनेटिव ना होकर एक जिरंड का काम करता है। इसी तरह जो सेकंड वर्ड है हमारे पास बिलीविंग, ये भी एक जिरंड का काम करता है, लेकिन हमें चाहिए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही इन्फिनेटिव हमें दिए गए हैं। इन्फिनेटिव फॉर्म होती है हमारे पास टू सी एंड टू बिलीव। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, टू सी इज़ टू बिलीव, दोनों इन्फिनेटिव फॉर्म हमारे सामने दी गई है। सेकंड में सीन दिया गया है, जो सीन वर्ड होता है, जो वर्ड है सीन, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और अगला जो अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, टू सी इज़ बिलीविंग, फर्स्ट पार्ट में सी के लिए टू सी दिया गया है, जो कि करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन बिलीविंग इन्फिनेटिव नहीं है, हमें दोनों पार्ट में इन्फिनेटिव चाहिए। इसी तरह अगले पार्ट में जो वर्ड है सीइंग, उसमें जिरंट फॉर्म का यूज किया गया है, और सेकंड पार्ट टू बिलीव में इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन हमें दोनों पार्ट में इन्फिनेटिव फॉर्म चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। द कार बिलोंग टू माई मदर, सी यूज इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। इसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में बिलोंग की जगह हमें चाहिए बिलोंग्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि ओनरशिप या पोजेशंस जो यहाँ पर कर रहा है, और सेकंड पार्ट में हम इज़ यूजिंग का यूज़ करेंगे, इज़ यूजिंग का यूज़ करेंगे।
क्योंकि किसी ऐसे एक्शन को हम बता रहे हैं जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर चाहिए होगा। ये था एस्टेट 2021 के पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। द पेन इज़ बोथ गुड डैश चीप। गुड एंड चीप दो क्वालिटी बताई गई है और दोनों ही पॉजिटिव क्वालिटी बताई गई है। अगर पेन सस्ता है और अच्छा भी है, यानी कि दोनों क्वालिटी इसकी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव क्वालिटी को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन एंड का, तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट preposition to fill in the blank. His hut is dash hotel Taj. फर्स्ट ऑप्शन इज अबोव, होटल ताज के ऊपर नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन इज आउट। थर्ड इज बिसाइड्स एंड फोर्थ इज बिसाइड। ये जो दोनों प्रेपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू समथिंग, किसी के साथ कोई दूसरा काम करना, और बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ समथिंग और समवन। तो हम अगर देखें तो उसकी जो हट है वो होटल ताज के साइड में होगी, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे बिसाइड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। The law and the order situation will only become worse in the state due to it. If the government does not do something right now to nip it in the bud. एक फ्रेजल वर्ब हमें दी गई है, nip it in the bud। इसका फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग एट, to stop something at an early stage। किसी चीज़ को अर्ली स्टेज पर, इनिशियल लेवल पे ही रोक देना। तो देखते हैं सारे ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्लान इन डिटेल टू स्टॉप अ थ्रेट। किसी धमकी को रोकने के लिए डिटेल में कोई प्लान बनाना। टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली। किसी भी प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर देना उसकी इनिशियल स्टेज में। थर्ड ऑप्शन है टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। यही इसका राइट आंसर होगा। किसी चीज़ को जो कि हार्मफुल हो उसको ग्रो होने से पहले इनिशियल स्टेज पर ही रोक देना, यही इस इडियम का राइट मीनिंग है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49, शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। नीचे 4 फ्रेजल वर्ब्स हमें ऑप्शन में दी गई है। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। टर्न अप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू अपीयर, टू अपीयर, किसी के सामने अपीयर होना। सेकंड जो ऑप्शन है टर्न डाउन, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू रिजेक्ट समथिंग, टू रिजेक्ट समथिंग और टू रिफ्यूज समथिंग। थर्ड ऑप्शन है टर्न आउट। टर्न आउट का मीनिंग होता है टू एंड समथिंग, टू एंड समथिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है टू स्विच ऑफ समथिंग और टू लूज समथिंग। टू स्विच ऑफ। तो अगर हम देखें
करेक्ट ऑप्शन को, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है टर्न डाउन, इसका करेक्ट मीनिंग होता है टू रिजेक्ट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रेसपासर्स डैश बी पनिश्ड, और ब्रैकेट में दिया गया है लीगल नोटिस। एक एप्रोप्रिएट मोडाल इन इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर हमें फिल करना है। तो अगर हम बात करें ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस में, तो थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं मोडाल सेल का, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें हमें एक प्रेपोजिशन फिल करना है। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। अगर हम किसी से टाइम पूछ रहे हैं तो बाय का हम यूज़ करेंगे, बिकॉज बाय इज़ यूज्ड टू आस्क फॉर द टाइम अकॉर्डिंग टू देयर वॉच और देयर क्लॉक। और दूसरा बाय का यूज़ हम एक्शन की कंप्लीटनेस को बताने के लिए भी करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, कोलेरा हैज़ डैश इन दिस विलेज। नीचे 4 फिर से फ्रेजल वर्ब दी गई है। फर्स्ट जो ऑप्शन है ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट मीन्स टू स्प्रेड सडनली, टू स्प्रेड सडनली। सेकंड है ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। थर्ड फ्रेजल वर्ब है ब्रोकन अप। ब्रोकन अप का मीनिंग होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड एनी रिलेशनशिप। एंड फोर्थ ऑप्शन ब्रोकन ऑफ। ब्रोकन ऑफ का मतलब है किसी डिस्कशन को एंड कर देना, यानी कि जो एक डिजीज़ है कोलेरा, जिसको हम हैज़ा बोलते हैं हिंदी में, वो गांव के अंदर एकदम से फैल गई होगी, स्प्रेड हो गई होगी, तो हम फ्रेजल वर्ब ब्रोकन आउट का यूज़ करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, हमें इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर MP वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि एक वाउल साउंड क्रिएट करता है, और आप सबको पता है कि वाउल साउंड के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन का। तो इसी पार्ट में एरर है, ए की जगह आर्टिकल एन का यूज किया जाना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, फिर से हमें एरर फाइंड करना है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप WTP। अगर हम देखें तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया गया है। डिड की जगह अगर यहाँ पर यूज़ किया जाता डू, तो ये पूरा का पूरा टेंस जो है ये प्रेजेंट में चला जाता। यही एरर है इस पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर डिड की जगह डू का यूज किया जाना था। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द फॉलोइंग। हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर हमें करेक्ट टेंस की फॉर्म को फिल करना है, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। देखते हैं। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश कंप्लेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बिफोर वर्ड यूज किया गया है, और बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और सेकंड पार्ट में बिफोर के बाद हमें सिंपल पास्ट टेंस चाहिए होता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है।
तो देखिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है लोज्ड वो ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसी का एक अपोजिट रूल भी होता है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर मान लो आफ्टर दिया होता तो आफ्टर के बाद हम यूज़ करते हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, और आफ्टर से पहले हम यूज़ करते सिंपल पास्ट टेंस का यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। ये दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें सुटेबल मोडाल का यूज़ करना है। He does listen to the stories of his grandma before he slept। पास्ट हैबिट की बात यहाँ पर की जा रही है और पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल वुड का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। The hostess broke the ice by introducing the strangers to each other। broke the ice एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है चुप्पी तोड़ना या कन्वर्सेशन स्टार्ट करना या फिर किसी को कंफर्टेबल फील करवाना। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर बिल्कुल सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। Municipality has decided to dash the overhead wires। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है डिड अवे विद। सेकंड ऑप्शन डू अवे विद। डू अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग। तो इन्होंने ज़रूर जो वायर्स हैं उनको रिमूव करने का डिसाइड किया होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डू अवे विथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। वन हु वेस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी इज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। पहला हमारा वर्ड है फ्रूगल, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है मनी के लिए उसको हम फ्रूगल बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिक्लुअस, जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है उसको हम रिक्लुअस बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन प्रोडिगल, जो बहुत ज़्यादा पैसों को बर्बाद करता है, समवन हु वेस्ट मनी अ लॉट इज कॉल्ड एज प्रोडिगल, यही इसका राइट आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट हम बोलते हैं जो चीज़ या जो पर्सन रिजर्व्ड हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरीश हैज़ अनॉयड हिज बॉस टुडे, ही डैश बी फायर्ड सून। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात की गई है और प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल मे का, यही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था एचटेट 2021 लेवल 2 टीजीटी में पूछे गए इंग्लिश के सारे सवालों का राइट सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे होने वाले एचटेट में भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको फ्री एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर एंड एजुकेशनल न्यूज़, वैकेंसी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक पर क्विज़ होती रहती है और साथ ही वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज भी ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एस्प्रेसो इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अ पासिंग फैशन, समथिंग इमेजिनरी। थर्ड ऑप्शन द स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ब्रूड बाय स्टीम प्रेशर,
एंड फोर्थ इज़ अ फीमेल गोट। तो अगर हम बात करें एस्प्रेसो की, तो एस्प्रेसो एक टाइप की कॉफ़ी को हम बोलते हैं जो वाटर स्टीम के प्रेशर से तैयार की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एस्प्रेसो इज, फर्स्ट ऑप्शन अ पासिंग फैशन, सेकंड समथिंग इमेजिनरी, थर्ड स्ट्रॉन्ग कॉफी ब्रूड बाय स्टीम प्रेशर, एंड फोर्थ अ फीमेल गोट। तो एस्प्रेसो एक टाइप की कॉफी को हम बोलते हैं जो वाटर स्टीम के प्रेशर से तैयार की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ये जो वर्ड दिया गया है हमें हु, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो ये जो वर्ड है हु, ये हमारे मेन क्लोज के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उन दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम कर रहा है। ऐसे वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन में भी अगर बात करें तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है ये। अगला क्वेश्चन, चूज द सुटेबल ऑप्शन। वी डैश कीप आर प्रोमिस, एंड ब्रैकेट में दिया गया है ओब्लिगेशन। हम यूज़ करेंगे शुड का, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इंडिकेट कर रहा है एक ओब्लिगेशन को, ओब्लिगेशन टू कीप अ प्रोमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द बर्ड डैश अवे। अगर देखें ऑप्शन को वन बाय वन, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इज़ फ्लाई, जो बिल्कुल गलत है। अगर इज़ फ्लाइंग होता तो हम कुछ सोचते। अगला ऑप्शन वॉज फ्लाई, इसमें भी कोई सेंस नहीं बन रही है। थर्ड ऑप्शन हैज़ फ्लोन, द बर्ड हैज़ फ्लोन अवे, बिल्कुल एक करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, द ईडियम टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ मीन्स। ये जो ईडियम हमें दी गई है टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, इसका मीनिंग होता है किसी काम से अपना पीछा छुड़वाना। देखते हैं सारे ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन, टू मेक मनी वेरी रैपिडली, टू लिव विद इन हिज इनकम, टू नॉट टू डू एज टोल्ड, एंड टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही इसका राइट ऑप्शन होगा, किसी काम से अपना पीछा छुड़वाना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है उसको रिफ्यूज़ करना। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 6 people lost their life in the accident। अगर हम बात करें तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया हो। तो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में लाइफ का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है लिव्स, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में यूज़ की गई है और किसी भी ऑप्शन के अंदर यूज़ नहीं की गई है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52, क्रीम इज टोल डैश अब्दुल इज टोलर। यहाँ पर दो लोगों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है, और जब भी दो लोगों के बीच या दो क्वालिटी के बीच कॉन्ट्रास्ट बनता दिख रहा हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन बट का। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। आई एम श्योर शी डैश द एग्जामिनेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो फ्यूचर की किसी सर्टेनिटी या प्रेडिक्शन की बात हो रही है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे विल पास का, जो कि दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में। प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, द वर्ड नॉइजी मीन्स। नॉइज़ जो होता है, शोर शराबा जो होता है वो हमेशा लाउड होता है, यही इसका सिनोनिम होगा, यही इसका मीनिंग होगा।
क्वेश्चन नंबर 55, एंटोनिम ऑफ कॉपी इज। एक कॉपी होती है और जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा ओरिजिनल। ओरिजिनल से ही कॉपी बनती है, तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द सिनोनिम ऑफ अगली इज। अगर देखें हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन, सिंगल अकेला होना नहीं होगा, हाइडियस का मतलब भी होता है अगली या कोई गंदी चीज़, तो यही इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। डिज़ायर इच्छा, या फिर पोलाइट किसी का बहुत ही विनम्र होना। क्वेश्चन नंबर 57, तेंदुलकर इज द डैश बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तेंदुलकर का कंपैरिजन किया गया है दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ, यानी कि वर्ल्ड के सारे बैट्समैन्स के साथ। जो तेंदुलकर है वो वर्ल्ड के सारे बैट्समैन में से बेस्ट है, यानी कि हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। जो गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ये तीन डिग्रियाँ होती हैं हमारे पास। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। आई हैव डैश आवर एंड डैश हाफ फॉर लंच। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट आर्टिकल्स फिल करने हैं। अगर हम बात करें वर्ड आवर की, तो इसमें वाउल साउंड क्रिएट होती है। वाउल साउंड के लिए हम यूज़ करेंगे एन का, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड में दिया गया है। लेकिन हाफ जो है यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का। आर्टिकल एन एंड ए सेकंड ऑप्शन में गिवन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, चूज द करेक्ट preposition फॉर द ब्लैंक्स। ही गोज डैश चर्च डैश संडे। चर्च जो है ये डेस्टिनेशन शो कर रहा है, तो जो प्रेपोजिशन होती है टू, उसका यूज किया जाता है डेस्टिनेशन या फिर एंडिंग पॉइंट शो करने के लिए। और जो प्रेपोजिशन है ओन, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है जो यूज़ की जाती है किसी डे को शो करने के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। विच इज द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन। एक सेंटेंस दिया गया है, ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें कंपोजिशन का यूज़ किया गया है टू एंड टू। ये दोनों वर्ड हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर टू टू का मतलब होता है समथिंग इज सो एक्सट्रीम दैट अपोजिट एक्शन इज नॉट पॉसिबल, कि कोई चीज़ इतनी एक्सट्रीम है कि उसके अपोजिट कोई भी एक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें सारे ऑप्शन को वन बाय वन, पहला ऑप्शन दिया गया है ही इज़ टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुक। अगर हम देखें इस ऑप्शन को तो वो उसमें इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक किया जा सकता है, जबकि मैंने आपको बताया है कि जो अपोजिट एक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता। सेकंड ऑप्शन, ही इज़ टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक्ड। थर्ड ऑप्शन, ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। यही ऑप्शन हमें चाहिए था कि फर्स्ट एक्शन जो है वो इतना एक्सट्रीम है कि दूसरा एक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें यूज़ किया गया है कैन नॉट, यानी कि दूसरा एक्शन पॉसिबल नहीं है। यही इसका राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47, केविन सेड टू मिस्टर कूपर प्लीज़ बी काइंड टू मी। इस क्वेश्चन में हमें नरेशन चेंज करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड प्लीज़ का यूज़ किया गया है, यानी कि नरेशन चेंज करते टाइम अगर ये प्लीज़ बोल रहा है तो ज़रूर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होगा। तो देखिए दो ही ऑप्शन हैं जिसमें रिक्वेस्टेड का यूज़ किया गया है, बाकी दो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में
आस्क्ड का यूज़ किया गया है। आस्क्ड का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो डायरेक्टली ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ एलिमिनेट हो जाते हैं, बचते हैं ऑप्शन 1 एंड 2। देखते हैं। केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम एंड केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू मी। एक ही डिफरेंस है दोनों ऑप्शंस में कि फर्स्ट में हिम का यूज़ किया गया है और सेकंड ऑप्शन में मी का यूज़ किया गया है। जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो चेंज करते टाइम हम एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो केविन की जो ये वर्ड है केविन, केविन के लिए प्रोनाउन यूज़ होगा हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Fill in the blank with the correct form of verb. You had better dash your hands before you eat. इस क्वेश्चन के अंदर एक फ्रेज हैड बेटर का यूज किया गया है और फ्रेज हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हमारे सामने है ऑप्शन नंबर 4 में। यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। द वर्ड गेरलस मीन्स, ये जो वर्ड है गेरलस, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा बात करने वाला। फर्स्ट ही ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है टॉकटिव। टॉकटिव का भी मतलब होता है बातूनी या ज़्यादा बात करने वाला। यही इसका राइट आंसर होगा। अगर देखें बाकी ऑप्शंस को, अब्यूजिव मीन्स इंसल्टिंग, वायलेंट मीन्स हिंसक एंड अबंडेंट मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो एक ही ऑप्शन है जो इसका सिनोनिम है वर्ड गेरेलस का, टॉकटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सब को मिला के हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना होगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस बनेगा वो होगा कि टू मैनी कुक्स द बोथ स्पॉइल। और बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। बोथ बोलते हैं हम सूप को। ये बोल रहा है कि अगर किसी सूप को आप बहुत ज़्यादा कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हेयर वाइल इट डैश। जब भी हमारे सामने वर्ड होगा वाइल, ये अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेगा। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो हर एक ऑप्शन में गिवन है हमें। तो हम देखते हैं कि ये जो फ्रेज है लेट अस स्टे हेयर, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हमें प्रेजेंट फॉर्म ही चाहिए होगी जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इज़ रेनिंग इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द थीफ टुक टूवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। इसके अंदर जो ये फ्रेज है द थीफ टुक टूवर्ड, इसका यूज़ सही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होती है द थीफ द थीफ टुक टू हिज हिल। इस फ्रेज का मीनिंग होता है टू रन अवे क्विकली, जल्दी से भाग जाना। तो ये फ्रेज यहाँ पर यूज़ की जानी चाहिए थी द थीफ टुक टूवर्ड्स की जगह, जिसका मीनिंग होता है टू रन क्विकली। तो इसी पार्ट में एरर है। पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। फिर से हमें एरर फाइंड करना है। ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग।
ये जो वर्ड होता है ब्लंडर, इसका मीनिंग होता है अ सीरियस मिस्टेक, अ सीरियस मिस्टेक। तो इस ब्लंडर वर्ड के बाद हमें मिस्टेक वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें यही मिस्टेक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नाइदर यू नोर सी डैश मेड द मिस्टेक। अगर नाइदर नोर किसी सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे जो कि वर्ब के क्लोज हो, इसलिए सब्जेक्ट सी हमारा बनता है क्योंकि ये वर्ब के क्लोज है और सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन नंबर 55 में एक करेक्ट मोडाल का यूज़ करना है। पैसेंजर्स डैश नोट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया गया है प्रोहिबिशन। ये जो वर्ड होता है प्रोहिबिशन या ओब्लिगेशन या नेसेसिटी, इन सभी के लिए हम मोडाल मस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये जो मोडाल मस्ट है ये हमें दी गई है फोर्थ ऑप्शन में, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड ही किल अ लायन। जब सेंटेंस में हमें डिड या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन हो तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में चेंज करते टाइम हमें वोज वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की ज़रूरत होती है। तो वोज और वर अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में गिवन है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में तो हम एक सुटेबल प्रोनाउन का भी यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन है वो होगा हिम, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। ही के लिए हम प्रोनाउन हिम का यूज़ करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर सुधीर सोनी इज़ डैश RAS ऑफिसर। हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। अगर हम बात करें RAS की तो यहाँ पर वाउल साउंड है और वाउल साउंड के लिए हम आर्टिकल N का यूज़ करते हैं जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द इडियम अ रोलिंग स्टोन। एक इडियम हमारे सामने दिया गया है अ रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो कि किसी काम पे या किसी जगह पर टिक ना पाए, एक ऐसा पर्सन जो अपना प्लेस है वो चेंज करता रहे बार बार। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कैरीज रफ विंड। ऐसा पर्सन जो कि तेज़ हवाएं लेकर आता हो। किल्स नो वन, जो किसी को ना जिसने मारा हो। गैदर नो सोर्स, जिसने कोई इंटरेस्ट इकट्ठा ना किया हो, कोई इंटरेस्टेड चीज़ को हम सोर्स बोलते हैं। एंड गैदर नो मोस, मोस जो है हम काई को बोलते हैं, जो पानी में लगने वाली काई होती है उसको हम मोस बोलते हैं। इस ईडियम का मतलब होता है अ पर्सन हु हैव नो रूट इन स्पेसिफिक प्लेस। एक ऐसा पर्सन जैसे जो काई होती है वो पानी के साथ चलती रहती है, उसकी कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होती। इसी टाइप से इस ईडियम का मीनिंग भी होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई स्पेसिफिक प्लेस पे रूट नहीं होती या जो स्पेसिफिक प्लेस पे एक जगह टिक कर नहीं रह पाता। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन मोनिसा रीच द बस स्टैंड द बस डैश। ये जो क्वेश्चन है व्हेन से स्टार्ट किया गया है
और फर्स्ट पार्ट में V2 का यूज किया गया है रीच्ड का। जब सेंटेंस के एक पार्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है तो दूसरे पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमें दी गई है सेकंड ऑप्शन में, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी। और टाइम रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर एक ऑप्शन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम हमें दिया गया है 2 o'clock का। और स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। सेकंड में सिंस गिवन है, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम ऑफ हेट इज। हेट वर्ड का सिनोनिम हमें बताना है। हेट मीन्स नफरत। और देखें अगर फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है डोसाइल, जिसका मीनिंग होता है पोलाइट। क्रीप मीन्स रेंगना। एंगर मीन्स गुस्सा। एंड डिसलाइक किसी को लाइक ना करना या किसी से नफरत करना, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 डिसलाइक, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट preposition। द बॉय फेल डैश द वेल डैश 10 o'clock। अगर हमें एक स्पेसिफिक टाइम या एग्जैक्ट टाइम दिया गया है तो उसके लिए आप सबको पता है कि हम प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन एट। लेकिन एट प्रेपोजिशन ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में दी गई है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में प्रेपोजिशन इनटू दी गई है और फोर्थ ऑप्शन में प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन इनटू का, क्योंकि किसी भी चीज़ को मोशन में बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन इनटू का। अगर कोई लड़का, कोई यानी बॉय जो है किसी वेल के अंदर, किसी कुएं के अंदर गिरा है तो वो ज़रूर चलते हुए गिरा होगा, वो मोशन में रहा होगा, इसलिए हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन इनटू का। हमारा अगला क्वेश्चन हरीश हिमसेल्फ रोट द पोम, द अंडरलाइन वर्ड्स आर। हमें बताना है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जो पहला वर्ड है हरीश, हरीश किसी का नाम है यानी कि प्रॉपर नाउन है। और जो सेकंड वर्ड है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो वह पहला वर्ड है नाउन और दूसरा वर्ड है प्रोनाउन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें गिवन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार इज। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, जब हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं, यानी कि कंपैरिजन जो डिग्री होगी वो होगी फार्दर। और थर्ड होती है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो फार की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होगी फारदेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द यंग वन ऑफ अ बियर इज, यानी कि जो बियर होता है, भालू होता है, उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कब।
जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of verb. What dash you dash with this knife yesterday? इस सेंटेंस के अंदर हमें एक पास्ट का टाइम गिवन है और पास्ट जब टेंस हो और उसमें कोई हमें क्वेश्चन पुट करना हो, उसको इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड का। और जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ एज एन ऑक्सिलरी कर रहे हैं तो मेन वर्ब जो है वो उसकी हमें बेस फॉर्म चाहिए, यानी कि हम यूज़ करेंगे बेस फॉर्म डू का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन थर्ड, डिड एंड डू। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द मिल्क हैज़ टर्न श्योर, द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ। ये जो वर्ड है श्योर, ये हमें मिल्क के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जो चीज़ हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसकी क्वालिटी बताए, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, एंटोनिम ऑफ कूल इज। हमें कूल का एंटोनिम बताना है। कूल का एंटोनिम है, बड़ा ही सिंपल है, हॉट होता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है हमें बेंगलो, उसकी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जो वर्ड है बेंगलो, उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो होगी BUNGALOW, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। हमें एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। Keats is a quite good poet among the romantic poets। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वाइट की जगह इसकी जो स्पेलिंग होगी वो होगी QUITE। ये वर्ड हमें यहाँ पर यूज़ करना था। ओके, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। अमर्त्य सेन गुप्ता इज डैश NRI। तो अगर हम देखें NRI की प्रोनाउंसिएशन को, तो इसमें वावल साउंड यूज़ हो रही है, और जहाँ भी वावल साउंड यूज़ होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आर्टिकल N का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट हेयर इज। हमें बताना है कि जो ये वर्ड है स्वीट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, जो ये वर्ड है स्वीट, ये सॉन्ग की क्वालिटी बता रहा है कि सॉन्ग जो है वो कैसा था। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव ही जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन वर्ड फॉर अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप मर चुके हों उसको हम अनाथ बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसको ऑर्फन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हमें सेंटेंस चूज करना है जिसकी फॉर्मेशन सही हो, जिसका स्ट्रक्चर सही हो। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 1942। थर्ड ऑप्शन में करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बन रहा है। यही इसका जो है राइट ऑप्शन होगा।
अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942, यहाँ पर फोर का यूज़ किया गया है, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है जॉन हैड लिव्ड इन इजिप्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम किसी ऐसे एक्शन को बता रहे हैं जो कि पास्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें मैच करने हैं, दो कॉलम दिए गए हैं हमारे सामने। इसमें हमें कुछ एक इंसेक्ट्स और एनिमल्स दिए गए हैं, हमें इनकी साउंड के साथ इनको मैच करना है। देखते हैं, जो एस होता है, गधा जो होता है, उसके लिए जो साउंड हम यूज़ करते हैं वो होती है ब्रे की साउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर हम बात करें बी की, बी जो होती है उसके लिए हम साउंड यूज़ करते हैं बज की। तो देखते हैं ये दो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में करेक्ट बैठ रहे हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर टू की, तो ये साउंड बिल्कुल मैच हो रही है। ऑप्शन नंबर जो टू है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज। देखते हैं वन बाय वन सारे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शंस है एम्ब्लेम। ये जो वर्ड है एम्ब्लेम, इसका मीनिंग होता है एनी काइंड ऑफ सिंबल। किसी भी सिंबल को हम एम्ब्लेम बोलते हैं, सिंबल। सेकंड जो वर्ड है एल्यूमनी, इसका मतलब होता है कोई फॉर्मर स्टूडेंट। थर्ड एक्सपर्ट, यानी कि कोई स्पेशलिस्ट होना। एंड इंचार्ज, किसी चीज़ का चार्ज जिसके पास हो उसको हम इंचार्ज बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर टू, एल्यूमनी। हमारा अगला क्वेश्चन, चेंज द नरेशन। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया गया है। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया गया हो, क्योंकि जब भी हम नरेशन चेंज करते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। यहाँ पर आई एम टेकिंग है तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें वॉज टेकिंग का यूज़ किया गया हो। तो देखते हैं सारे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन सी टोल्ड दैट सी वुड बी, इसमें स्टार्टिंग में ही वुड आ जाता है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी सेड सी विल टेक, यहाँ पर विल आ जाता है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। सी टोल्ड दैट सी विल बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू जू, इसमें फिर से विल आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी विल टेक, इसमें फिर से विल आ गया, यानी कि सारे ही ऑप्शन जो हैं वो गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी सेड, सी सेड दैट सी वॉज टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू, और टुमारो के चेंज करेंगे हम द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ रहा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जीनियस। जीनियस का बड़ा ही इजी सा वर्ड यहाँ पर दिया गया है, जीनियस। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन हैप्पी नहीं होगा,
क्योंकि हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, चीयरफुल फिर से खुश होना नहीं होगा। टैलेंटेड जो वर्ड है ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं कंफर्ट, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है टैलेंटेड। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमें राइट प्रेपोजिशन बताने हैं इस सेंटेंस के लिए। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस। हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रेपोजिशन फ्रॉम का, क्योंकि फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है उसका यूज किया जाता है किसी सोर्स को बताने के लिए, किसी कोज को बताने के लिए, या फिर कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। तो यहाँ पर हमें इलनेस के लिए हम कोई कोज बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन फ्रॉम का। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। ईडियम का मीनिंग बताना है हमें कि कौन सी ईडियम का मीनिंग जो है उस ऑप्शन में दिया गया है। A lion's share of India's annual budget is for defense। A lion's share जो ईडियम है इसका मीनिंग होता है अ लार्ज पार्ट, एक मेजर पार्ट। तो अगर बात करें ऑप्शन की, जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है मेजर शेयर, यानी कि शेयर का एक जो बजट है उसका एक मेजर पार्ट डिफेंस को दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स उदासी, और इसके एंटोनिम की हम बात करें तो फर्स्ट एंटोनिम दिया गया है प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। कोर्स का मतलब फिर से होता है अनरिफाइंड, जो कि अच्छे तरीके से कोई चीज़ प्रेजेंट ना की गई हो। थर्ड ऑप्शन हमारे सामने है चीयरफुल, यानी कि हैप्पी। और फोर्थ ऑप्शन है डिसमिल। डिसमिल हम बोलते हैं किसी नोबल व्यक्ति को, उदार व्यक्ति जो हो। तो ग्लोमी मीन्स उदासी, और चीयरफुल मीन कोई हैप्पी पर्सन, कोई खुशी की बात। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि चीयरफुल। हमारा अगला क्वेश्चन। चूज द appropriate conjunction for the blank। I shall not go dash I am invited। यहाँ पर बात कर रहा है कंडीशन की कि जब तक उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा वो नहीं जाएगा। अगर हम देखें कंजंक्शन जो है अनलेस, ये इसके लिए यूज की जाएगी कंडीशन को बताने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन। चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच। चूज द राइट ऑप्शन। हमें चेंज करना है इसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर। ये जो टेंस है इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करते टाइम हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, यानी कि हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। देखते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हैज़ बीन आ जाता है, इस वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन में वॉज यूजिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस यूज किया गया है। थर्ड ऑप्शन है हैड बीन यूजिंग, यानी कि राइट जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ ऑप्शन नंबर 3 में किया गया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब दी गई है सेंटेंस में। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। जो फ्रेजल वर्ब है टर्न अप, इसका हमें मीनिंग बताना है। जो फ्रेजल वर्ब होती है टर्न अप, इसका मीनिंग होता है टू हैपन समथिंग बाय चांस। तो हम अगर ऑप्शन देखें
तो जो फोर्थ ऑप्शन है हैपन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एरर। हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। शी डज नॉट रिसेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स। अगर हम देखें सारे ऑप्शंस को ध्यान से, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है शी डज नॉट, इसमें कोई एरर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जो ऑप्शन है रिजेंबल टू, इसमें एरर है कि ये जो वर्ड है रिजेंबल, ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू का यूज़ नहीं करता। रिजेंबल का मीनिंग ही होता है कि किसी के जैसा दिखना, किसी से मेल जोल खाना, इसलिए ये अपने साथ जो प्रेपोजिशन है टू का यूज़ नहीं करता। तो एरर इसी पार्ट में है, यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा, बी पार्ट में एरर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट बी अ वेरी क्वाइट एरिया। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है ये व्हेन से स्टार्ट हुआ है, और व्हेन के बाद हम हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पास्ट फॉर्म जो है दोनों कैम एंड वोज सेकंड ऑप्शन में दी गई है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर हिम। सेंटेंस में ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो पास्ट में हुआ है, तो दोनों वर्ब हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों की दोनों पास्ट फॉर्म हमें दी गई है, ट्राइड एंड हियर्ड, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 58। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीज मेक हनी। अगर हम देखें तो इसमें सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। और जब हम चेंज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो पैसिव वॉइस में हमें इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इज़ एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये यूज़ हुआ है हमारे फोर्थ ऑप्शन में, हनी इज़ मेड बाय बी, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फिर से वॉइस चेंज करना है। समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है द लाइट। फर्स्ट में द लाइट। और अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3, तो इसमें समबडी का यूज किया गया है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। 3 ऑप्शन अब हमारे पास बचते हैं। और अगर देखें हम इस सेंटेंस को, तो इसमें है हैज़ पुट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम जब इसको चेंज करेंगे तो यूज़ करेंगे इसके साथ हैज़ बीन का, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अब है द लाइट। और देखिए ऑप्शन नंबर 2 में द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी, यही इसकी करेक्ट फॉर्मेशन होगी। हमारा अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। आई शैल डू इट डैश प्लेजर। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन विद का, जो कि गिवन है सेकंड ऑप्शन में। ये जो प्रपोजिशन है विद, इसका यूज़ किया जाता है कोई मैनर या एटीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, कि कोई चीज़ हम किस वे में कर रहे हैं, किस मैनर या एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, ही हैज़ बीन लिविंग डैश कोलकाता डैश लास्ट 3 years। इन फिल इन ब्लैंक्स में हमें
सुटेबल प्रेपोजिशंस फिल करनी है। अगर हम देखें यहाँ पर कोलकाता एक सिटी का नेम है और सिटी के नेम के लिए हम प्रेपोजिशन चूज करेंगे इन प्रेपोजिशन का। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन प्रेपोजिशन जो है ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में गिवन है, और लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में इनके साथ सिंस दिया गया है और सेकंड ऑप्शन में इनके साथ फॉर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नुमेरल टाइम हमारे पास है 3 इयर्स का, तो नुमेरल टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन होता तो हम सिंस का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर एक नुमेरल टाइम दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, तो नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। I met Mr. Shah at dash US एयरपोर्ट। यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम दिया गया है, और जब भी किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम दिया गया हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन एट का। और इसी के साथ अगर बात करें हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। एडजेक्टिव्स के अंदर एक टॉपिक होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास 3 डिग्रियां होती है इसमें। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और सेकंड होती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, जब हमें 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। और जब हमें कंपैरिजन करना हो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमंग का यूज़ किया गया है, और अमंग का यूज़ करते हैं हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और जो सुपरलेटिव डिग्री ऑप्शन में दी गई है वो है ऑप्शन नंबर 2 मीनेस्ट। बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49। अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। एक ऐसी डिजीज जो एक बड़े एरिया में फैली हुई हो, जिसको हम हिंदी में महामारी और इंग्लिश में एपिडेमिक बोलते हैं। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इफेमिनेट, ये वर्ड लिया गया है फेमिनाइन से, जिसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो महिलाओं से जुड़ी हुई हो, जो फेमिनिज्म से जुड़ी हुई हो, उसी से ये वर्ड निकाला गया है इफेमिनेट। जो सेकंड वर्ड है हमारा जर्मिसाइड, एक इम्पोर्टेंट रूट वर्ड है इंग्लिश में, साइड, CID साइड, जिसका मीनिंग होता है टू किल। अगर इसके आगे लगा है जर्म तो इसका मतलब है टू किल जर्म्स। अगर इसके आगे लगा होता बैक्टीरिया तो ये बैक्टीरिया साइड बन जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू किल बैक्टीरियाज। तो साइड वर्ड से काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। द वर्ड पायस मीन्स। जो वर्ड है पायस, ये एक रिलीजियस पर्पस के लिए इस टर्म का हम यूज़ करते हैं। पायस मीन्स पवित्र, जो बिल्कुल प्योर हो। प्योर का सिनोनिम है पायस। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 रिलीजियस एंड मोरल। रिलीजियस एंड मोरल फर्स्ट ऑप्शन। अगर बाकी ऑप्शंस की बात हम करें, वर्दलेस मीनिंग जो बिल्कुल बेकार हो, जो जिसकी कोई वैल्यू ना हो।
लिबरल, लिबरल मीन्स कोई उदार व्यक्ति, उदार पर्सन जो बिल्कुल भी सेल्फिश ना हो, नोबल हो। और बात करें हम ट्रैटर की, जो देशद्रोही हो, डिसलॉयल हो, उसको हम ट्रैटर बोलते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स। ही यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है लव्स, ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। अगर इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें तो एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है, टर्निंग डाउन। देखिए सेकंड ऑप्शन में भी, थर्ड में और फोर्थ में। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज़, टू रिफ्यूज़ समथिंग और समवन। ये फ्रेजल वर्ब हर एक सेंटेंस के अंदर एक पास्ट की सेंस शो कर रही है, क्योंकि उसने पहले प्रपोज किया होगा तभी उसका हार्ट ब्रोक हुआ होगा। तो हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो केवल ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ही ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन द प्रपोजल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग at least 20 pages every night when he lived in hostel। ओके, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के अंदर गिवन है। पास्ट सेंटेंस यहाँ पर, पास्ट टेंस यहाँ पर बन रहा है इस सेंटेंस में, और पास्ट की भी एक हैबिट की बात हो रही है। और जब पास्ट की हैबिट की बात हो रही हो तो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल वुड का। तो जो वुड है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से लिया गया है। लुक हियर द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की, तो जो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो है हमारा द डायरेक्टर। वो जो द डायरेक्टर सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यानी कि हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, और जो सिंगुलर वर्ब है वो है ऑप्शन नंबर 4 में, कम्स। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड। टाइम रेफरेंस यहाँ पर दी गई है। टाइम रेफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे अनलेस का, कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ फिल्दी इज। फिल्दी जो है इसका मतलब होता है डर्टी, गंदा। तो डायरेक्ट ऑप्शन ही हमें दिया गया है, ऑप्शन 3, जिसके अंदर डर्टी वर्ड यूज़ किया गया है। डर्टी फिल्दी का सिनोनिम होगा। अगर बात करें वीक की, जो कमज़ोर हो, फल्फी यानी कि जो शराबी हो, और स्ट्रोंग जो मजबूत हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, डर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी इज। एडवर्सिटी होना यानी कि कोई आपदा का आना, आपदा। अगर हम देखें चारों ऑप्शन को वन बाय वन, जो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कॉर्ड यानी कि मतभेद होना, किसी के अंदर लड़ाई झगड़ा होना। प्रोस्पेरिटी यानी कि बिल्कुल समृद्ध होना। स्कैर्सिटी यानी कि रिडक्शन होना, किसी चीज़ में कमी आना। और मिजरी यानी कि कोई दुख होना। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है आपदा का वो है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द ईडियम टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स। एक ईडियम है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी कि पुराना हिसाब चुकता करना, किसी के साथ बदला लेना। टू हैव रिवेंज समवन, जो राइट
आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, टू हैव रिवेंज, किसी के साथ बदला लेना, यानी कि टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, किसी का पुराना हिसाब चुकता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड सी इज लाइकली टू कम टुडे। हमें इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया है। 90% जो वर्ड होते हैं एलवाई वाले वो एडवर्ब होते हैं, तो इसके अंदर भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ब। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन मिसैंथ्रोप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। मिसैंथ्रोप मीन्स वन हु हेट्स मैनकाइंड, कोई ऐसा पर्सन जो कि मानवता से और सोसाइटी से नफरत करता हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं मिसैंथ्रोप। और एक इसका अपोजिट होता है कोई ऐसा पर्सन जो मानवता से और ह्यूमन काइंड से लव करता हो, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये हमारा एचटेट 2023 के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, हैव दे डन द वर्क। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट हमें दिया गया हो तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाला स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में बनेगा। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में कि कहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, हैव द वर्क बीन डन, इसमें हैज़ हैव में से एक आ रहा है। नेक्स्ट, हैज़ द वर्क बीन डन, इसमें भी हैज़ हैव में से ये वाला स्ट्रक्चर जो है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला फॉलो हो रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है हेड आ गया, विल का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हमारे सामने हो जाते हैं। अब जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। द वर्क के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब हमारे सामने गिवन है, टर्न आउट। इस फ्रेजल वर्ब टर्न आउट का मीनिंग होता है कि फोर्स के साथ किसी को निकाल देना, किसी प्लेस से या किसी इवेंट से किसी को फोर्सफुली निकाल देना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, टू इविक्ट समवन, तो इविक्ट का मतलब भी होता है निकाल देना, किसी को बेदखल करना, तो यही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोडाल ऑक्सिलरी। इसमें एक मोडाल ऑक्सिलरी हमसे पूछी गई है, योर मदर इज सीरियसली इल, यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, और ब्रैकेट में दिया गया है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन के लिए, किसी चीज़ की बाध्यता के लिए जब हम किसी काम को करने पर मजबूर हो जाते हैं तो उसके लिए हमारे सामने चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर 4 है मस्ट का यूज़ ओब्लिगेशन के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। एक बार फिर से फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। सेंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू आस्क समवन टू कम टू अ प्लेस, किसी को किसी प्लेस पर आने के लिए या किसी इवेंट में आने के लिए बोलना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, टू स्टार्ट अ जर्नी,
जर्नी स्टार्ट करने जैसा कोई मीनिंग इस फ्रेजल वर्ब के साथ रिलेट नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है रीच टू अ डिसीजन, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है कॉल समवन इन, किसी को बुलाना, किसी को बुलावा भेजना। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है सेंड फॉर, इसके साथ जो मैच हो रहा है जो ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमें नरेशन चेंज करना है। जैसा कि एक सेंटेंस दिया गया है, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। अगर ध्यान से देखें हम इस सेंटेंस को, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो चेंज करते टाइम हम कोमे को हटाने के बाद इफ़ या वेदर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखिए इफ़ और वेदर जो वर्ड है कौन कौन से ऑप्शन में यूज़ किए गए हैं। इफ़ और वेदर जो वर्ड है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यूज़ किया गया है इफ़, और इसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड में यूज़ किया गया है इफ़। तो ये दो ही ऑप्शन है जिसमें इफ़ यूज़ किया गया है, तो डायरेक्टली सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, इसमें सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम आस्क्ड में सेड टू को चेंज करेंगे। तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ इनकोरेक्ट। हमें एक ऐसा पार्ट पूरे सेंटेंस में चूज़ करना है जिसके अंदर कोई ना कोई एरर हो। हैज सचिन नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज करियर। तो अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो एक वर्ड यूज किया गया है ब्रेक्ड। हमारे पास वर्ब होता है ब्रेक। इस ब्रेक वर्ड की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ये जो वर्ड है ब्रेक्ड, ये कोई इस ब्रेक वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं बनती है। तो इस सेंटेंस में यही एरर है। इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इस पार्ट में एरर है। सही जो वर्ड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था, वो वर्ड यूज़ होना चाहिए था ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हमारे सामने है। वर्ड है सिक्योर, जिसका मतलब जिसका मीनिंग होता है आराम से काम करना, यानी कि एक कोई ऐसा काम करना जहाँ पर आपको बहुत कम काम करना पड़े, लेकिन उसके बदले में उसका जो पे है वो आपको ज़्यादा मिले। सेकंड ऑप्शन है एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईडियम से क्वेश्चन लिया गया है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। एक अंडरलाइन ईडियम हम यहाँ पर दिया गया है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो ये जो ईडियम है फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि कोई आपका ऐसा दोस्त जो आपको केवल आपकी सक्सेसफुल लाइफ में आपके काम आए, जब मुसीबत पड़े तो आपके काम ना आए। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस ईडियम के लिए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे सामने कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस, यही तो मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है कि एक ऐसा फ्रेंड जो केवल आपकी सक्सेसफुल लाइफ में आपके काम आए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि करेक्ट टेंस हमें इसमें बताना है. सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट. अगर हम देखें जो वर्ड है वाइल, इसके साथ हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म केवल ऑप्शन नंबर 4 में हमारे सामने दी गई है, तो यही इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक. द हेडमास्टर डैश टू मीट यू. अगर देखें हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है, यानी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस चाहिए अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट द हेडमास्टर हमारे पास सिंगुलर है, तो हम यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो करेक्ट वर्ड है वो होगा वॉन्ट्स. करेक्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो हम यूज़ करेंगे वॉन्ट्स का. क्वेश्चन नंबर 56. डैश had the police reached then the thieves fled. अगर यहाँ पर देखें हम as soon as अपने आप में कंप्लीट कंपोजिशन है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. अगर हम बात करें नो सूनर के साथ यूज़ किया जाता है देन का, और जो वर्ड है स्केर्सली इसके साथ यूज किया जाता है व्हेन का. तो यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस के अंदर देन गिवन है. अगर देन गिवन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ पेयर में यूज किए जाते हैं. नो सूनर है तो देन है, तो इसका मतलब नो सूनर का ही यूज हम यहाँ पर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक. ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट. अगर यहाँ पर हम बात करें बिटवीन, जो preposition है यूज़ की जाती है दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. अमंग का यूज़ किया जाता है दो से ज़्यादा लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कंपैरिजन के लिए. बिसाइड किसी के बगल में, किसी के पास में. तो ये इंसिडेंट है, ये बगल में तो नहीं बता सकता, हमारे सामने एक ही ऑप्शन बढ़ रहा अबाउट. तो यानी कि वो इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, अबाउट द इंसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition टू फिल इन द ब्लैंक. फिर से preposition से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे सामने है. आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो. टुमारो वर्ड यूज किया गया. डे आफ्टर टुमारो आपने सुना होगा कि कल से जो अगला दिन, तो इसके लिए हम preposition यूज करेंगे आफ्टर का. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन नंबर 59 एक बार फिर से preposition टॉपिक से लिया गया है. मोहन गेज्ड द स्काई इन द होप ऑफ रेन. अगर हम बात करें तो मोहन जरूर स्काई की तरफ देख रहा होगा. गेज्ड एट preposition का हम यहाँ पर यूज, और कोई भी preposition अप्रोप्रिएट नहीं है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग. अगला क्वेश्चन नंबर 60. चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेजल वर्ब. ए फ्रेजल वर्ब हमारे सामने दी गई है गिव इन. गिव इन फ्रेजल वर्ब. गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना. ओके, देखते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ बांटना, डिपॉजिट करना, डोनेट करना या सरेंडर करना. सरेंडर का मतलब भी होता है गिव इन कर देना, हार मान लेना. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा. इंग्लिश का पहला क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन. नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट. अगर बात करें चारों ऑप्शन की, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया गया है लेस्ट. शुड के साथ हमेशा पेयर में ये वर्ड यूज होता है लेस्ट. लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है टू अवॉइड रिस्क. लेस्ट प्लस शुड हमेशा एक पेयर में यूज होते हैं. अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका सही स्ट्रक्चर होगा लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब.
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स यू मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम हमारे सामने दिया गया है, स्पिल द। इस इडियम का मीनिंग होता है टू रिवेल द सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को रिवेल करना, किसी का भेद खोलना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इंक्रीज वर्क यानी कि काम को बढ़ाना, फेस अ ग्रेट लॉस, किसी बड़े लॉस का सामना करना, और जो थर्ड ऑप्शन है टू लीक अ सीक्रेट, यही इसका राइट आंसर होगा, टू लीक अ सीक्रेट। और सेग्रीगेट करना यानी कि किसी को सेपरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with correct option. The Pak army turned hostile dash ISIS। ये जो वर्ड है hostile, ये अपने साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज करता है, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्रेपोजिशन टू, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम। अगर हम बात करें इसकी पैसिव वॉइस की, तो इसका करेक्ट जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनेगा लेट सम मोर टाइम बी गिवन टू मी प्लीज़। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया गया है, ये जो आंसर है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शंस में से, तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, सम मोर टाइम में प्लीज़ बी गिवन टू मी। हर एक एचटेट में आपको ऐसे एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं जो जिसका कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठता है, बाद में उनका ग्रेस मार्क्स भी दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें नो सूनर एंड देन दिया गया है। नो सूनर और देन दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ पेयर में यूज़ होते हैं। ये वर्ड्स तब यूज़ किए जाते हैं जब दो एक्शंस हो रहे हों और जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसी के जस्ट बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रैंग। Second option, I raised the college and the bell was rang after. Third option, although I reached the college, the bell began to ring. And fourth option, as soon as I reached the college, the bell rang. तो अगर बात करें हम सही फॉर्मेशन की, जिसमें एक एक्शन के होते ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, इसमें रिंग्स यूज़ किया गया है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में रिज्ड एंड रैंक का यूज़ किया गया है, लेकिन जो बेल है वो बाद में रैंक होती है, जबकि मैंने आपको बताया है कि नो सूनर और देन का यूज किया जाता है जब दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट हो रहे हों, तो दूसरा एक्शन जो है वो ज़रूर पास्ट में होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में भी रिंग का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ही सेड व्हाट अ चार्मिंग डे। हमें नरेशन चेंज करना है। अगर बात करें इस सेंटेंस की, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब भी हम यूज़ करते हैं, तो जब चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यूज किया जाता है एक वर्ड एक्सक्लेम्ड। तो देखिए, ये जो वर्ड है एक्सक्लेम्ड, ये केवल दो ही सेंटेंस में यूज किया गया है, फर्स्ट और सेकंड में। और दूसरी बात, अगर हम देखें रूल के अकॉर्डिंग, जब हम चेंज करेंगे, जब रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है,
रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में है तो आगे वाले सेंटेंस को हम टेंस के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर टेंस में हमें दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो जब हम चेंज करेंगे तो ज़रूर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस केवल ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, वॉज और चार्मिंग। देखते हैं अगला ऑप्शन में इट इज़ यूज़ किया गया है, यानी कि प्रेजेंट, इज़ और इज़। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of verb. I dash a lot of calls today. अगर बात करें इस सेंटेंस की तो इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा, क्योंकि ऐसा एक्शन हमें बताना है जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और प्रेजेंट तक चल रहा है, यानी कि उसको कॉल्स मॉर्निंग में आना स्टार्ट हो गई होगी और अब तक आ रही है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो इसमें थर्ड ऑप्शन में जो वर्ब दिया गया है हैव एंड हैड, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, Which of the following sentence is the correct option to express a probable condition? ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल टेंस से लिया गया है। अगर हम बात करें बेसिक कंडीशनल टेंस की तो हमारे पास तीन ही टाइप की कंडीशंस होती हैं। अगर इफ़ के बाद हमें दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आगे वाले पार्ट में हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमें दिया गया है इफ़ के बाद पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, तो हम आगे वाले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमें दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि इफ़ प्लस हैड प्लस V3, तो हम यूज़ करेंगे वुड हैव प्लस V3। तो देखते हैं कौन सा टेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अगर बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन की, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यहाँ पर पास्ट टेंस दिया गया है स्टार्टिंग में, लेकिन वुड के साथ हैव का यूज़ नहीं किया गया है। सेकंड ऑप्शन, इफ़ यू टच अ लिव वायर यू विल गेट अ सोक, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। और दूसरी तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यही वाला स्ट्रक्चर जो है करेक्ट जा रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड एन एरर इन दिस सेशन। ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये पास्ट से स्टार्ट हो रहा है। ही थॉट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, यानी कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट में ही चलेगा। तो विल का जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वुड, यानी कि इसी पार्ट में एरर है, विल की जगह वुड का यूज किया जाना था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी पार्ट में एरर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें एरर वाला क्वेश्चन दिया गया है। द ज्यूज वर डैश मोस्ट रिलेक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द फिलिस्तीनियन कॉज। अगर बात करें तो हमें कंट्रीब्यूट के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज करना होता है, जो इसमें नहीं दिया गया है। तो जो एरर है वो इसी पार्ट में है, कंट्रीब्यूट के साथ हमें एक फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज करना था, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड स्लीदर मीन्स, स्लीदर का मतलब होता है फिसलना, स्लीदर मीन्स फिसलना।
फर्स्ट ऑप्शन लिक का मतलब होता है चाटना। वेनमस मीन्स कोई जहरीली चीज। हिंडर करना यानी कि कुछ किसी चीज का अटक जाना। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, यानी कि ये जो वर्ड है स्लीदर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4 स्लाइड। अगला क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of verb. When I last dash her, she was deeply involved in debt. ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें when के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, यानी कि पास्ट टेंस का यूज करना है। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में पास्ट टेंस दिया गया है। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मैट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेट की सेकंड फॉर्म है मैट, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक। इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि डू, डिड एंड डन के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमें दी गई है ऑप्शन नंबर 1 में, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोडाल एक्सिलरी। हमें करेक्ट मोडाल का यूज़ करना है यहाँ पर। डैश यू माइंड योर लैंडिंग मी योर पेन, एक रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर की गई है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल वुड का, यही इसका राइट आंसर होगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जंप्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अगर हम देखें ऑप्शन फर्स्ट की, सबसे पहले दिया गया है CDBA, द न्यूज़ दैट सी इज़ गोइंग अब्रोड इज हर्टनिंग, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको फ्री एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स, करंट अफेयर एंड एजुकेशनल न्यूज़, वैकेंसी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। यहां पर अलग अलग टॉपिक पर क्विज होती रहती है और साथ ही वहां पर आप अपनी क्वेरीज भी ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।